हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीक फोर्सेस, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं वीक फोर्सेस। तो वीक फोर्सेस में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, कुछ रिपल्सिव होते हैं। हम पहले अट्रैक्टिव पढ़ेंगे, उनमें भी हमें देखना है कि कौन कौन से बॉन्ड किस टाइप के बनते हैं जो कि अट्रैक्टिव, एक टाइप से बॉन्ड नहीं, उनको अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे। तो ये कौन कौन से अट्रैक्टिव फोर्स हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो वीक फोर्सेस में हेडिंग डालो पहले अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, कौन कौन से अट्रैक्टिव फोर्स हैं। देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन से होंगे, हम पढ़ते हैं वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स कैसा होता है, देखो वंडरवाल फोर्स है ना। देखो वंडरवाल फोर्स तीन टाइप का होता है। वंडरवाल फोर्स क्या होता है, तीन टाइप का होता है, थ्री टाइप का, अलग अलग टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका कौन सा, हम लोग इसको पूरा अलग अलग जो जितने टाइप्स है उनके हेडिंग डाल के उनको डिस्कस ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस लिखेंगे। अट्रैक्टिव में कौन सा, वंडरवाल आता है। वंडरवाल फोर्स थ्री टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट टाइप इसका लिखेंगे हम, वंडरवाल फोर्स क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। देखो इसको मैं लिख देता हूं, VWF ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये कैसा होता है आपका वंडरवॉल फोर्स VWF, हाँ सही है। VWF यानी कि वंडरवॉल फोर्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, क्लासिफाइड इनटू टू नहीं थ्री, सॉरी, इनटू थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स, इनटू थ्री टाइप्स है ना। देखो लिखो फिर, फर्स्ट हेडिंग डालो डाइपोल डाइपोल। यहां फर्स्ट ए कर देता हूं इसको, स्मॉल ए। देखो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। देखो इसका ये क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं हेडिंग, इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इट इज एग्जिस्ट बिटवीन, इट इज एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड पोलर, पोलर एंड पोलर, पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। कौन सा फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड, ऐसे लिख लेंगे इसमें, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या लिखेंगे, केसोन फोर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड केसोन फोर्स, है ना। केसोन फोर्स इसको बोलते हैं और के से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, सिंपल है, डाइपोल डाइपोल यानी कि पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल लेंगे HCl का। तो HCl को हम अगर ड्रॉ करें तो ये H पर होगा प्लस चार्ज, Cl पर होगा माइनस चार्ज। डाइपोल फोर्स हुआ, एक आपका पोल कैसा है, नेगेटिव चार्ज, और एक पोल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो डाइपोल इसका बना। ऐसे ही आपका अगर एक और मॉलिक्यूल हम लेते हैं HCl, वो कैसा है, पोलर है। तो पोलर बॉन्ड, दो पोलर मॉलिक्यूल्स लेकर के उनके बीच में हमें डाइपोल, आपका जो फोर्स लग रहा है डाइपोल डाइपोल, उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये है आपका HCl, इसके दो दो पोल से अलग अलग, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये वाले का नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में एक जो अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसको ही बच्चों हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। एक ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बताता हूं मैं सेकेंड वाला। सेकेंड क्या आएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो सेकंड पॉइंट लिखना है आपको, बी बना उसको, जो भी आप बनाते हैं ABC, तो ये बी। अब देखो यहां हेडिंग डालना है आपको, डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो इस ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है वो देख लेंगे पहले। इट इट इज एग्जिस्ट बिटवीन, इट इज एग्जिस्ट बिटवीन, वहां पर क्या था, पोलर पोलर के बीच में था। अब यहां होगा पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखें,
एग्जाम्पल क्या होगा, एक लेना है हमें पोलर का, एक लेना है नॉन पोलर का। अगर हम लेते हैं एक, अच्छा सॉरी, एक ये भी बता देते हैं, ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी बाय फोर्सेस, है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी बाय फोर्सेस। देखो डी बाय फोर्सेस क्या, डी बाय फोर्सेस भी इसको बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से, डी बाय फोर्सेस एंड डिनोटेड बाय डी, ठीक है, ऐसा आपको लिख लेना। एग्जांपल कैसे लिखेंगे, देखो एक एक मॉलिक्यूल लेंगे पोलर वाला, तो HCl अगर हमने लिखा तो ये पोलर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है H प्लस है और माइनस Cl माइनस है। अब यहाँ एक और आपको लेना है नॉन पोलर। अब नॉन पोलर कैसा होगा, जिसमें कोई दो अलग पोल ना हो, तो यहाँ कैसा पोल बनेंगे, इसमें दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वाले। अब वो क्या बोल रहा है, डायपोल इंड्यूस्ड। अब इंड्यूस्ड मतलब क्या होगा, आपको इसे इंड्यूस कराना पड़ेगा, यानी कि इसको रोटेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव उधर और नेगेटिव इधर आ जाएगा। अच्छा यहाँ अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आमने सामने हैं। तो इसको जब हम इंड्यूस कराएंगे ना, तो ये चार्ज आपका नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव उधर चला जाएगा। अब उस वाले का तो सेम आपका इस टाइप से दोनों चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन बन जाएगा, इट इज कॉल्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स एंड आल्सो नोन एज डी बाय फोर्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय डी। उसको के से रिप्रेजेंट करते थे, कैसोन फोर्स बोलते हैं, इसको डी बाय फोर्स। नेक्स्ट ये हटा देता हूं मैं, अगला देखते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल इसका नेम क्या होगा, सी वाले का थर्ड अगर आप बनाते हैं तो इसको लिखो इंड्यूस्ड डायपोल, है ना, देखो बड़ा आएगा थोड़ा सा, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, ये फोर्स है आपका। अब देखो एग्जिस्ट किसके बीच करेगा, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स, सिंपल है, इट इज एग्जिस्ट, इट इज एग्जिस्ट बिटवीन द नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो एक और इसके बारे में स्टेटमेंट है, वो भी लिख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज लंडन फोर्सेस, है ना। देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर सिंपल है, हम लिखते आ रहे हैं, आप लोग इसको कंप्लीट कर लें। लंडन फोर्सेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लंडन फोर्सेस एंड रिप्रेजेंटेड बाय एल, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं एग्जांपल इसका। एग्जांपल देखो क्या होना चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर आप लेंगे तो एग्जांपल नॉन पोलर सेम आपका भाई ClCl, ये भी ClCl। अब इसमें कोई दो अलग पोल नहीं है, इसमें भी दो अलग पोल नहीं है, इस टाइप से आपका ये बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, पहले क्या होगा, एक इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है ना, कोई पोल नहीं बना हुआ है अभी, तो इसमें पोल जनरेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देना पड़ेगी। तो अगर आप हीट इसको देंगे तो हीट देने पर ये क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो एक साइड चले जाएंगे, सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड आ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक तरफ आ गया। अब क्या होगा, उस वाले में भी सेम अगर हम करेंगे ना, तो इस टाइप से उसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होंगे, तो ये भी ऐसा बनेगा, तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो पहला तो आपको इसे हीट देना पड़ा, तो इंड्यूस्ड वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, पहला आप उसको इन दोनों को हीट दे करके क्या करा रहे हैं, पोल, इनमें पोल जनरेट करा रहे हैं। अब पोल जनरेट होने के बाद फिर दोनों सेम आपके जो चार्ज है वो आमने सामने आ रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा। इसका मतलब हम अगेन इनको इंड्यूस्ड कराएंगे, यानी इंड्यूस कराने के बाद फिर ये घूम जाएगा आपका, तो ये वाला कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज उधर और नेगेटिव इधर। अब इसके पास जो स्ट्रक्चर है वो आपकी ऐसी है, तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होगा, इट विल कॉल लंडन फोर्सेस और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। यहां तक समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट, तो ये था वंडरवॉल फोर्स आपके 3 टाइप्स के। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, हेडिंग डाल लो अदर वीक फोर्सेस, है ना। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, वीक फोर्सेस, उसमें 3 टाइप के होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस हमने पढ़े। अब देखते हैं अदर वीक फोर्सेस में, पहला देखो आयन, पहला जो फोर्स है अदर वीक फोर्स, आयन डायपोल, आयन डायपोल फोर्स, है ना। आयन डायपोल फोर्स क्या होगा, आयन डायपोल फोर्स क्या होगा, ये होता है आयन, है ना, एग्जिस्ट किसके बीच होता है वो लिख लेते हैं, एग्जिस्ट बिटवीन, एग्जिस्ट बिटवीन
आयन एंड डाइपोल बोला है तो पोलर है ना, आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो क्या होगा, आयन लेंगे हम तो कोई भी आयन ले सकते हैं, तो देखो आयन हम लेंगे पहले पोलर का एग्जांपल अगर हम लें तो पोलर हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, HCl, ठीक है। ये इस टाइप से यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव ऐसा बन सकता है। अब हमें क्या लेना है, आयन। आयन कैसा होगा, आयन आपका सपोज हमने लिया Li+ ले लिए, तो Li+ का तो आयन कैसा है, इस टाइप से है ना, ये पूरा आयन पॉजिटिव आयन है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों ये था आपका कैसा आयन डाइपोल। अभी देखते हैं आयन इंड्यूस्ड है ना, देखो सेकेंड पॉइंट है आपका आयन इंड्यूस्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल है ना। देखो ये किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, आयन तो होगा ही वहां पर, इंड्यूस्ड का मतलब भी आप समझ गए होंगे, इंड्यूस्ड मतलब पहले पोलर होगा, नॉन पोलर होगा तो उसमें पोल क्रिएट कराना पड़ेगा, तो सिंपल है देखो, एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो क्या है, हमें क्या कराना है, इंड्यूस्ड यानी कि एक जो होगा आपका नॉन पोलर, उसको उसमें पोल क्रिएट कराना पड़ेगा। तो सिंपली यहां पर भी आपका कोई आयन होगा और एक नॉन पोलर कंपाउंड मॉलिक्यूल होगा, उसमें हमें पोल जनरेट करा के फिर उन दोनों में अट्रैक्शन कराना है। तो देखो ये कैसा बन सकता है, आयन में आप कोई भी आयन ले सकते हैं, बट नॉन पोलर अगर हमने लिया सपोज ये Cl है, तो सेम ये कैसा है आपका सेंटर में न्यूक्लियस और ये साइड में जो है इसके नेगेटिव चार्ज है। अब इसको आप एनर्जी देते हैं यानी हीट कराते हैं, ठीक है, हीट कराएंगे तो हीट से इसमें पोल जनरेट होगा, और पोल जनरेट होगा तो ये एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ऐसे बन जाएंगे। अब एक और यहाँ आप अगर आयन लेते हैं, कोई भी आयन ले लिया, सपोज हमने प्लस आयन लिया H+, तो ये तो ऑलरेडी आपका कैसा है, प्लस में है, तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन लगेगा, दिस इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आया क्या बच्चों, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग मेटेलिक बॉन्ड। अभी देखो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, देखो क्या होता है, दो मेटल्स जो होती है ना आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाती है, तो इन बॉन्ड के ये बॉन्ड थोड़े से स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होते हैं मेटल्स के, बिकॉज इनमें मैं आपको पहले शॉर्ट में एक बता देता हूं, जैसे हमने लिया एग्जांपल कि ये है आपका Na का 11 एटॉमिक नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा यानी Na+ में जब जाएगा तो इसके पास होता है 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s में, इसमें कितना जाता है 2s में, सॉरी 3s में कितना जाता है 1, और 2p में कितना रहता है 6। अब 2p 6 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 10। ये जो 3s का 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ये बाहर वाले शेल में रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा ना, तो इसकी स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बता देता हूं। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट है, इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन डालो, ये डाल दिया। अब देखो 8 + 2 कितना हुआ 10। ये किस कंडीशन में है, जब वो Na+ में है, Na+। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन 3s1 का जो बाहर वाली शेल में जा रहा था, ये वाला उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं। तो अभी इसको हमने हटाया, या फिर इस शेल को बना रहने दो, एक काम करो इस शेल को बना रहने दो, बस हमने किसको हटा दिया, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन हमारा कहां चला गया, सपोज हमने यहाँ ऐसा दे दिया, चलो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन रखा अपना, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखा। अब अगला सोडियम फिर से आता है आपका एक और सोडियम, क्योंकि Na2 हमें बनाना है, अगर सोडियम सोडियम के बीच में बॉन्ड बताना है तो ये होगा आपका Na, इसका होता है 11 सेम, और यहां होगा आपका जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Na+ के केस में ये हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 और 3s1 से कितना रह जाएगा 2p6। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, ठीक है। अब देखते हैं इसकी लास्ट वाली शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने डोनेट कर दिया, यानी वो Na+ में चला गया, तो ये उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा।
अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है। तो बॉन्डिंग तो होगी, बट उसके पहले क्या होगा कि ये जो आटोमोस्ट शेल है ये पूरी वैकेंट है, तो ये जो अंदर वाली शेल जो होती है ये सारी आपस में मिलकर इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है और न्यूक्लियर पावर इनकी ज्यादा हो जाती है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ईएनसी हमने पढ़ा है, तो वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका कैसा हो जाता है, न्यूट्रल समझो। और ये इस वाले में नहीं, इस वाले में भी होगा, दोनों एटम्स के जो बीच वाली शेल्स होगी इनमें क्या हो जाएगा, इस टाइप से ये पूरा एक न्यूट्रल पोर्शन बन जाएगा और अट्रैक्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को। तो कहने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, अंदर जो बना हुआ इतना ये पोर्शन, और ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब सेम इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दोनों न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, इसलिए ये फोर्स जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है और बॉन्ड कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ये जो बीच वाला पोर्शन जो मैंने बताया कि ये इनर्ट बन जाता है, इनर्ट बोलते हैं इसको, ये इनर्ट बन जाता है, तो ये क्या नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होता है कर्नेल। इसको क्या बोला जाता है, कर्नेल, ठीक है, इसको कर्नेल बोला जाता है, जो ये पूरा पोर्शन अंदर वाला बन रहा है। समझ में आया यहाँ तक? ये तो मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया, अभी मैं इसका स्टेटमेंट लिख करके बताता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये मेटेलिक बॉन्ड के लिए मैंने बताया, हेडिंग डालो मेटेलिक बॉन्ड, है ना, देखो हेडिंग क्या आएगा, मेटेलिक बॉन्ड। अब देखो इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना है, सीधा सीधा जल्दी से हम लिख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक force does not exist in metallic bond, so Lorentz है ना, ये लॉरेंट्ज कौन थे, साइंटिस्ट थे, लॉरेंट्ज gives an electron C or electron gas model, it explains the force between two metals, है ना, it explain metallic bond, ऐसा करो, it explains metallic bond and it consists, ऐसा लिखो, and it consists two part, first valence electrons, ये फर्स्ट, एंड सेकेंड इज कर्नेल, ठीक है। ये हटा देता हूं मैं, कर्नेल कैसे लिखा, कर्नेल, ठीक है। देखो ये बात समझ में आई क्या, अरे कुछ नहीं है, सिंपल है, इसके बीच में क्या कोवेलेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है मेटल्स के बीच में। सो लॉरेंट्ज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल दिया, इसमें इन्होंने दो चीजें कंसिस्ट की, एक था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा था कर्नेल। सिंपल है, मैंने आपको इसके पहले एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल आप अगर इस टाइप से एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ रखेंगे न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में रखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये और ये वाली जो शेल है लास्ट वाली, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, इधर वाले कर्नेल से अट्रैक्टेड है, ये वाला। अब ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे ही सेम अगर आप यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस बनाते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आपका इस टाइप से अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखते हैं, ये देखो ये है आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, और ये वाली में आपने जो इलेक्ट्रॉन रखा है, ये इलेक्ट्रॉन आपका इसके कर्नेल से भी अट्रैक्टेड है, इसके कर्नेल से, और इस वाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी ये कर्नेल अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। सिंपल है ना, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, आपका आयनिक बॉन्ड, है ना। देखो इसमें डेफिनेशन लिख लो, शॉर्ट है, सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज
द फोर्स, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। देखो अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी, इलेक्ट्रो पहला क्या ले, पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, एक ही बात है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स, नेगेटिव एटम्स, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको लिखना है शॉर्ट में। अब देखो क्या होता है, ये दो अलग अलग, सपोज हम लेते हैं ग्रुप के जो मेंबर्स है, कौन कौन से ग्रुप मेंबर्स पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, कौन से नेगेटिव। अब यहाँ हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए जो है वो वाला लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये ग्रुप आता है। सेकेंड ए आपका बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। थर्ड ए आएगा आपका बोरॉन फैमिली वाला, यानी कि थर्ड वाला भी आपका, ये होंगे कौन से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स इन ग्रुप में आते हैं। और वैसे ही अगर हम लिखें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आपके आ जाएंगे, सपोज 5 से हम ले लेते हैं, क्योंकि फोर्थ वाले को हम न्यूट्रल मान सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शो करते हैं। तो ये फिफ्थ वाले से स्टार्ट करते हैं, ये नेगेटिव शो करते हैं। फिर 6 वाले आपके 6A, वैसे 7th A, ये हैलोजन्स आ जाएंगे। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं, ये ग्रुप मेंबर्स, ये क्या चार्ज शो करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज शो करते हैं, मतलब ऐसे इस नेचर के होते हैं। ये आपको समझ में आया। तो फिर एक हेडिंग डालिए आप इसमें नीचे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके लिए क्या, कैसे फॉर्मेशन कैसे होगा आयनिक कंपाउंड का, एक के बाद एक स्टेप लिखते जाओ। फर्स्ट हमने क्या लिया, कोई एक एटम लिया, कोई मेटल लिया, मेटल ले लिया हमने। अब इसको हमें क्या कराना पड़ेगा, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कराना है तो पहले उसको गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ेगा। तो अभी सपोज आपका मेटल कैसा था, सॉलिड। अब इसको आपने क्या एनर्जी दी, सब्लिमेशन एनर्जी देना रहती है बच्चों, ये बात याद रखना। सब्लिमेशन एनर्जी से वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो पहले इसको गैस में चेंज किया, इसके बाद हमने इस गैस वाले एटम को लेकर के इसको दी हमने आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये एम आपका कैसा हो जाएगा, प्लस में, और ये अभी कैसा है, गैसियस स्टेट में। अब ये तो हुआ, पहले हमने मेटल लिया, गैस में कन्वर्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया, प्लस चार्ज में बन गया। अब हमने लिया क्या, एक X, यानी कि X2 लिया हमने सपोज। अब ये X2 कैसा है, दो एटम है, ये दो एटम आपस में है। तो अभी हमें चाहिए कितना, यहाँ एक मेटल एटम था ना, तो यहाँ भी एक ही चाहिए, मतलब इसका हाफ करा दो। लेकिन इसके लिए हमें इसको एक एनर्जी देना पड़ेगी, वो होती है BDE, यानी इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा कैसी होती है, हाफ में। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ में होती है। तो ये एक हाफ एटम हमारा लिया, इसको हमने एनर्जी दी, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में, ठीक है, ये माइनस में कन्वर्ट हुआ। और इसने क्या किया, माइनस सॉरी, पहले तो ये क्या हुआ, पहले एक एटम में आया, ये एक एटम में आया। या अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देने के बाद ये एक एटम इधर बच गया आपका, और ये एक एटम जो था, इस एटम को लेकर आपने कौन सी एनर्जी दी, देखो इसको यहां हटा के यहां ऊपर लिख देता हूं मैं। ये जो X जो एटम था, देखो X यानी कि ये कैसा था आपका, गैस में। अब इसको आपने एनर्जी दी, अब एनर्जी दी नहीं, एक्चुअली ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो आप इसको यहाँ लिखेंगे, हाँ इसके यहाँ भी प्लस में एक इलेक्ट्रॉन लिख देना, क्योंकि इसने डोनेट किया है। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये एक्सेप्ट करके आपका यहाँ क्या देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देगा। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें से रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखना है, ये X माइनस में चला गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब आता है मेन हमारा मेटल, और इस ये वाला जो एटम हमने लिया है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स को आपस में मिलाने का। तो हम इस टाइप से इनकी रिएक्शन कराएंगे। ये हुआ आपका प्लस चार्ज में गैस, और ये हुआ माइनस चार्ज में एक और एटम गैस। अब बच्चों ये जो दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे क्या, Mx, और ये लैटिस एनर्जी यहाँ पर रिलीज करेंगे। यहाँ कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी। अब हेडिंग डालो बच्चों आप,
यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या होती है इसको भी समझेंगे। एक काम करो, पहले तो मैं आपको ये पूरा हटा के एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल है, पहले आपने मेटल लिया था, कौन सी एनर्जी लगी थी, सब्लिमेशन। फिर उसके बाद आपने उसको आयोनाइज कराया था, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ी थी, तो उसको आपने आयोनाइजेशन एनर्जी दी, एक हो गई। दूसरा आपने लिया था X2 वाला, उसको हमने दी थी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो कि हाफ में ली थी हमने। अब तीसरा आपका क्या आता था, इससे इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, तो यहां पर लगी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आता, जब ये दोनों M और X आपस में मिले थे तो लैटिस एनर्जी रिलीज हुई थी। अब सिंपल सा यहां मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है ये आपको देना पड़ी थी, यानी कि इनकी वैल्यू क्या है, कम है, ये आपको देना पड़ी, तो इसकी वैल्यू कम है। अब दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको देना पड़ी, इसकी वैल्यू भी कम है। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी देना पड़ी, बीडीई, बीडीई जो था आपका वो भी देना है, तो इसकी वैल्यू भी कम है। बट ये दो एनर्जी जो है ये दोनों तो रिलीज हो रही है, तो सिस्टम में से एनर्जी जो है वो रिलीज ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, मैक्सिमम, यानी कि इनकी वैल्यू मैक्सिमम और इनकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो लैटिस एनर्जी और इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की वैल्यू ज्यादा और इन तीनों की वैल्यू कम आएगी। ये बात समझ में आ गई क्या? तो इसको मैं एक बार और ऐसे लिख सकता हूं, आप लोग चाहें तो। ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, इन दोनों की वैल्यू ज्यादा और इन तीनों की वैल्यू जो होगी, यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बीडीई यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन तीनों की वैल्यू जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। यहां तक समझ में आ गया? तो अब हेडिंग डालो लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? देखो लैटिस एनर्जी हेडिंग डालोगे यहां आप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं LE। देखो लैटिस एनर्जी, चलो मैं लिख ही देता हूं, लैटिस एनर्जी। अब इसमें क्या बताना है, LE है ना, LE। अब देखो इसमें क्या बताना है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, लिखो इट इज द amount of energy released in formation of 1 mole ionic compound, 1 मोल आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका, इट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, है ना। देखो 1 मोल आयनिक कंपाउंड, अच्छा ऐसा लिख लो, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। गैसियस एटम भी लिख सकते हैं, एटम भी लिख सकते हैं। समझ में आई क्या बात? क्या बोला है, लैटिस एनर्जी कब रिलीज होगी, जब 1 मोल क्रिस्टल का या 1 मोल कंपाउंड आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। देखो मैंने क्या बताया था कि ये M प्लस और प्लस X माइनस की आप रिएक्शन कराओगे तो इससे आपका क्या बन रहा था, MX, ये ऐसा बन रहा था ना। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो रिलीज होगी आपकी, इट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। समझ में आई क्या बात? अब बच्चों एक होता है बॉर्न हैबर साइकिल, है ना। बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, जरा हेडिंग डालो, उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा अच्छे से आपको। बॉर्न हैबर साइकिल, अभी देखो बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, एक बार आप लेते हैं, अभी हमने मेटल और एक और हैलोजन जो कि माइनस वाला और मेटल के साथ प्लस चार्ज वाला, दोनों को लेकर के एक फॉर्मेशन कराया था एक अलग मॉलिक्यूल का। उसी टाइप से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सपोज हमने लिया सोडियम, ठीक है, ये सोडियम आपका सॉलिड है, ठीक, प्लस में हमने लिया क्या, अब हमें एक सोडियम अगर हम ले रहे हैं तो इधर जो भी X हम लेंगे वो हमारा 2 में लेना पड़ेगा, बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव होते हैं तो वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको आप 2 लेंगे बट हाफ लेंगे। ठीक है, अब ये कैसा होगा, यहां सोडियम को पहले एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गैसियस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। सो इसके लिए आप देंगे इसको क्या, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी आप देंगे तो ये बन जाएगा गैस, सॉलिड से कैसा बन गया, गैस। अब इसको आप देंगे कौन सी, आयनाइजेशन एनर्जी।
इस आयनाइजेशन एनर्जी से ये क्या बन जाएगा Na+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। अब इधर हमने क्या किया, ये X2 था, इसको एक ये दिया, ये तो ऑलरेडी गैस में ही रहेगा, इसको हमने क्या दिया BDE। ये क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें एक एटम के लिए देना है, तो इसको भी हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये क्या बन गया आपका एक रह गया, एक ही रह गया सिंगल एटम। अब ये सिंगल एटम को हम क्या देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन दिलवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, एक्चुअली एनर्जी रिलीज होगी वहां पर, तो एनर्जी रिलीज होगी तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इससे ये क्या बन जाएगा X माइनस में, ठीक है, ये X माइनस में बन गया आपका, ये गैस फॉर्म में ही है ऑलरेडी। अब क्या देखना है, अब होगा आपका इन दोनों से फिर क्या फॉर्मेशन हुआ, इधर देखो ये Mx बना आपका, ये Mx बन गया, ठीक है। तो ये दोनों एक आपका यानी कि सोडियम क्लोराइड ही लिख लो, इसको एक काम करो, इसको Na, इसको अगर हम Cl2 ले लेंगे तो Na ये से देखो, तो ये बनेगा आपका NaCl, ठीक है, NaCl बना। अब क्या देखना है, यहां आपके कौन सी एनर्जी रिलीज हुई, यहां एनर्जी रिलीज होगी आपकी इन दोनों की मिला करके, इन दोनों प्रोसेस की मिला करके यहां एनर्जी रिलीज होगी आपकी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ये समझ में आया आप लोगों को, ये बॉर्न-हाइब्रिड साइकिल इसको बोलते हैं, इस टाइप से हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बॉन्ड्स की स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से देखें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, इसका ऑर्डर भी मैं बता देता हूं। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपका आयनिक, फिर उससे होगा कोवेलेंट, फिर उससे भी कम होगा आपका मेटेलिक, और उससे कम आपके जो वीक बॉन्ड आते हैं, सपोज हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, फिर उससे कम H बॉन्ड है ना, H बॉन्ड हुआ, फिर उससे भी कम आपका ये आ जाएगा जो वंडरबॉल फोर्स वगैरह वीक फोर्स में आते हैं ना, तो वंडरबॉल फोर्स में कौन कौन से आते हैं, कैसोम फोर्स, डिबाई फोर्स, लंदन फोर्स। तो ये जो आपका वंडरबॉल फोर्स जो रहेगा VWF, इसमें आपका कैसोम फोर्स रहेगा, डिबाई फोर्स रहेगा और लंदन फोर्स रहेगा। इस टाइप से बच्चों इनकी स्टेबिलिटी देखी जाए, वो स्ट्रॉन्गनेस देखी जाती है, ठीक है। अब ये हटा देता हूं मैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आप पॉइंट डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट वो आयनिक कंपाउंड्स। पहले हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ लिए थे, अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह, अब आयनिक का देखते हैं। तो हेडिंग डालना है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या लिखना है, फर्स्ट लिखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं फिजिकल। अब देखो फर्स्ट है ना, फिजिकल स्टेट में ये होंगे हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर। तो और लिख लेना है क्रिस्टलाइन भी होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं बट हार्ड होते हैं। अब इनका हार्डनेस ऑर्डर भी देख लेते हैं, कौन कौन से होंगे। सपोज हमने लिया डायमंड, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हार्ड, है ना। दूसरा देखते हैं हम नॉर्बाइट, देखो नॉर्बाइट वाला इससे कम थोड़ा सा होता है नॉर्बाइट क्या होता है B4C, यानी कि कार्बन, आपका बोरॉन कितना 4 और कार्बन। अगला इससे कम कौन होगा, ये ऑर्डर में यहां लिखता, अगला वाला मैं यहां लिखता हूं कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम इसका फॉर्मूला होगा आपका SiC। ये इस टाइप से बच्चों ये जो होते हैं हार्ड इन नेचर, तो इनका एक ऑर्डर होता है। अगला देखते हैं फिजिकल स्टेट, देखा सेकंड होगा आपका, सेकंड हमने लिया क्या सोल्यूबिलिटी, देख लो सोल्यूबिलिटी। अब देखो सोल्यूबिलिटी में सोल्यूबिलिटी का एक प्रिंसिपल होता है सिंपल सा, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब ये होता है कि सेम सॉल्वेंट में सेम टाइप का कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, यानी हम क्या करते हैं, देखो एक सिंपल सा एक पॉइंट में बता देता हूं। आपने एक कोई सिस्टम लिया, इस सिस्टम ने हमने एक सॉल्वेंट डाला, ये सॉल्वेंट क्या है आपका, समझो लिक्विड है, ये लिक्विड है। अब इसमें हमने एक सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट आपका कैसा है, सॉलिड। अब इस सॉल्वेंट में इन दोनों को आपने डाला ना,
तो ये जो लिक्विड था, लिक्विड सपोज हमने लिया, वाटर का एग्जांपल ले लिया, तो वाटर आपका क्या हो गया, अब इसकी पोलैरिटी भी देखी जाएगी कि सॉल्वेंट किस टाइप का है। तो ये सॉल्वेंट होता है आपका पोलर सॉल्वेंट, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। अब इस पोलर सॉल्वेंट में एक कोई सॉलिड आप डालेंगे, वो चाहे क्रिस्टल भी हो सकता है, तो डिसोल्व करने के लिए ये जरूरी होता है कि वो भी पोलर होगा, तो वो बहुत इजीली डिसोल्व हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इससे क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, है ना। ये तो बहुत ही मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इतनी सी डेफिनेशन नहीं है सॉल्यूशन की, बट आपको एक समझाने के लिए मैंने बताया। तो ये जो सॉल्वेंट होता है ना, जैसा नेचर सॉल्वेंट का होगा वैसा ही सोल्यूट का होना चाहिए, तो वो बहुत इजीली उसमें डिसॉल्व हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो इसको मैं ऐसे लिखा देता हूं, दे आर पोलर in nature, so they dissolve in polar solvent। अब देखो सॉल्वेंट की सोल्युबिलिटी भी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स, या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो सॉल्वेंट हमने माना कि पोलर है, उसमें पोलर सोल्यूट डाला आपने, वो डिसॉल्व भी हो गया, लेकिन सॉल्वेंट की सोल्युबिलिटी की जो पावर होती है, यानी कि सोल्यूबल, किसी को सोल्यूबल करने की जो एबिलिटी होती है, वो भी डिपेंड करती है किस पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के। इसको लिखते हैं, देखो solubility of solvent is directly proportional to K। अब ये K क्या होता है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अब ये K क्या होता है, K होता है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो होता है, इसकी वैल्यू अगर किसी की ज्यादा है तो इजीली किसी को जो सोल्यूट आएगा उसको इजीली डिसॉल्व कर पाएगा। ऐसे ही हम देख, तो ये एक चीज ये भी हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ये फिजिकल स्टेट और सोल्युबिलिटी दो पॉइंट हुए। अब जल्दी से फटाफट हम एक और पॉइंट लेते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्ड पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब देखो ये क्या होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं, सिंपल सा पॉइंट आपको डालना है इसमें, बेड कंडक्टर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लिख सकते हैं हम, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सिंपल सा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखो, रिएक्टिविटी। अब ये लेस रिएक्टिव हो गए या फास्ट रिएक्टिव होंगे, ये मतलब हाई रिएक्टिव होते हैं, है ना। ये कैसे रिएक्टिव होंगे, हाई रिएक्टिव, तो इनको लिखना है आपको हाईली रिएक्टिव। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ये हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो, हम जब किसी सॉल्यूशन में इनको मतलब सॉल्वेंट में इनको डालेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, तो कोई वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस नहीं होती है। तो इसलिए वहां क्या होता है, वहां इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हाई हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए देखो हाईली रिएक्टिव, बिकॉज इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज नो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, नो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, ऐसा लिख सकते हैं हम, टेक्स प्लेस, है ना, टेक्स प्लेस। अब देखो ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं आइसोमेरिज्म। फिफ्थ पॉइंट है आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म में ये कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, सो ये क्या शो नहीं करते हैं, आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो सिंपली हम लिख सकते हैं डू नॉट शोज isomerism because they are non-directional, because they are
नॉन डायरेक्शनल, देखो कोई डायरेक्शन इनका नहीं होता है, सो दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। एक पॉइंट और होता है, ये है आपका आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब जानते हैं? देखो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर होगी इनकी सेम होगी, उसको कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। तो सिंपल, ये इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, दिस शोज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म इसका कोई एग्जांपल है? बिकॉज देखो सिंपल है, आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है? सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना। देखो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको इट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म एंड दैट शोज आइसोमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि देखो इसके कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं ना, जैसे देखो NaNO3, तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, CaCO3। क्या लिखा था हमने? NaNO3, वैसे ही NaCO3, ये आपका एग्जांपल हो गया इसका। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, कुछ ऐसे कंपाउंड्स या कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनको हम बोले, आयनिक भी नहीं, हाँ उनको आयनिक बोल सकते हैं क्योंकि उनके अंदर तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। सपोज आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है, तो तीनों टाइप के बॉन्ड्स उनके अंदर प्रेजेंट रहे, ऐसे कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंपाउंड्स शोज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कंपाउंड्स हेडिंग डालेंगे, compounds shows all three type। अच्छा ऐसा करो, all three नहीं, only ऐसा करो, shows three types of bonds, three types of bonds like ionic bond, covalent bond, coordinate bond। एग्जांपल देखो, K4FeCN6, ये हमने कहां पढ़ा है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, जो 12th का हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाला चैप्टर है उसमें है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर में बनाता हूं, ये पोटेशियम जो है, कितने पोटेशियम है? 4 पोटेशियम, इनके ऊपर +1 आ रहा है सभी पर। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स इधर वाला जो है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? Fe क्या है? Fe सेंट्रल मेटल एटम है। ये Cn कैसे हैं? Cn लिगेंड्स हैं यहां पर, ये डोनर एटम है। तो ये Cn, कितने Cn है? 6 बनाओ, 6 Cn जो है आपके, वो इस टाइप से इसको अपना लोन पेयर दे रहे हैं। सेम यहां पर भी, ये अगला आपका यहां पर भी आपको एक क्या दिखेगा? ये एक ऊपर की तरफ भी है। अब देखो बच्चों, यहां कितने माइनस चार्ज आ जाएंगे? 4 माइनस, क्योंकि यहां टोटल पोटेशियम के कितने हैं? 4 प्लस हैं। तो ये हो गया आपका क्या? एक आयन वाला जो चार्ज, ये जो चार्ज आपको दिख रहे हैं, इन चार्ज की वजह से एक बॉन्ड तो आपको कैसा बनता हुआ दिख रहा है? आयनिक बॉन्ड। एक बॉन्ड ऐसा दिख रहा है, पोटेशियम और इस पूरे कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में आयनिक बॉन्ड बन रहा है। सेकेंड, कार्बन और नाइट्रोजन में, सारे जितने भी कार्बन और नाइट्रोजन हैं, इन सभी में आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है यहां पर कैसे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना। हमने क्या बोला था कि कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां पर, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में तीनों 6 जगह, जो यहाँ हमने 6 अलग अलग 6 अलग अलग लिगेंड्स लिए हैं, इन सभी में दे 6 लिगेंड्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड। अब दूसरा, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन और आयरन के बीच, ये कैसा है? ये है बच्चों आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया क्या? ये तीनों टाइप का बॉन्ड इसके पास है। एक एग्जांपल ये हुआ। सेकंड एक और देते हैं, देखो ये होगा आपका Cu, कॉपर का लेते हैं, CuNH3 होल 4, और ये होगा आपका कैसा? SO4, इस टाइप से।
तो ये इसका भी स्ट्रक्चर इसी टाइप से बनेगा। Cu आपका कैसा होगा, सेंट्रल एटम, NH3 कैसा होगा आपका, उसका कोवेलेंट वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके साथ बना रहा होगा, और SO4 आपका बाहर की तरफ होगा, वो आयन का आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, यानी इस पर 2 माइनस होता है तो इस पर ओवरऑल 2 प्लस हो जाएगा। तो सिंपल है बच्चों, इस टाइप से आप स्ट्रक्चर बना करके देख सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स में जो ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं दोनों, इन दोनों में 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। वैसे ही अगर आप चाहें तो NH4Cl भी ले सकते हैं, इसमें भी इसी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो 1 2 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। तो ये तो बच्चों हो गए कौन से कंपाउंड जिनके पास 3 टाइप्स के बॉन्ड होते थे। अब एक और आता है ब्लू विट्रोल, इसी में कंटिन्यू करना है इसको लिखना आप ब्लू विट्रोल। अब देखो ब्लू विट्रोल जो होता है, अब ब्लू विट्रोल में क्या होता है, ये एक और अलग टाइप का कंपाउंड है। अब ब्लू विट्रोल में कॉपर होता है, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर SO4 यानी कि CuSO4.5H2O। अब देखो ये होता है ना, इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है इसके अंदर। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो Cu है, अब इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल आपका ऐसा है। ठीक है, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन है। अब वैसे ही यहां पर एक ऑक्सीजन, कितने टोटल 5H2O होते हैं ना, उसमें से 4H2O जो है वो कॉपर के साथ बॉन्ड बनाते हैं ऐसे। अब देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स आपके बनेंगे। यहां पर इस टाइप से जो 2 हाइड्रोजन्स रहेंगे, ये तो इसकी स्ट्रक्चर हुई। इसमें कितने कॉपर के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो यहां जो है एक आपका क्या रहेगा, H2O बाहर की तरफ रहेगा, तो वो H2O कैसा रहेगा, ये ऑक्सीजन है आपका। अब यहां ये ऑक्सीजन थोड़ा पास में बना देता हूं, यहां एक ऑक्सीजन है, यहां 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब देखो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल यहां हो गए हैं, एक और वाटर मॉलिक्यूल जो बचता है वो यहां आ गया। अब इन यहां जो अंदर में जो हाइड्रोजन हैं, इन पर पॉजिटिवली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाले जो हाइड्रोजन एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज है पार्शियल। अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली मतलब पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। एक तो ये बन रहा है। अगला देखते हैं SO4 बाकी है अभी हमारा। SO4 की स्ट्रक्चर बनती है बच्चों S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कितने 2 ऑक्सीजन और रहते हैं इसके पास, तो ये वाले 2 ऑक्सीजन ऐसे, ये ऐसे बनता है SO4। अब देखो इन दोनों हाइड्रोजन्स के साथ, ये थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं, पास में ज्यादा हो गए हैं, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, या इनको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। ये हाइड्रोजन, यहां पर 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब इन दोनों ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये समझ में आया क्या? तो इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आई? अब बच्चों अब आप बताओ यहां कौन सा बॉन्ड बन रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। वाटर मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन और कॉपर के साथ ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहां है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहा है आपका, कोवेलेंट। अब वाटर यहां पर इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच यहां क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया? तो और ये जो SO4 होता है, इस SO4 पर ओवरऑल कितना होता है, 2 माइनस, और इस पर 2 प्लस, तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड भी, आयनिक बॉन्ड भी बनेगा, आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों बताओ इसमें कितने बॉन्ड हो गए, टोटल 4 टाइप के बॉन्ड्स हो गए ना। तो बच्चों ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि गिव द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड व्हिच हैव ऑल 4 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको करना है बच्चों, ये हटा दूं मैं, समझ में आया होगा आपको। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने यहां पर है ये भी ध्यान रखना। हाइड्रोजन बॉन्ड्स टोटल 4 H बॉन्ड्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं, H बॉन्ड्स। ठीक है, टोटल H बॉन्ड्स यहां पर फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आई बात? अब बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फजांस रूल। क्या था? अकॉर्डिंग टू फजांस, देखो पहले फजांस रूल,
according to Fazans, no bond is 100% ionic. There is some covalent character present in all bonds. यानी कि सारे जो बॉन्ड्स बनते हैं ना 100% उनको आयनिक नहीं बोल सकते हम, उनमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर तो रहता ही है। ये बात समझ में है क्या? डेफिनेशन लिख लेते हैं, सिंपल सा है, लिखो अकॉर्डिंग टू फजान्स, अकॉर्डिंग टू फजान्स, according to Fazans, no bond is covalent 100%, no bond is 100% ionic, there is some covalent character in all bonds, ये बात समझ में आ गई क्या? इनका कहना था सिंपल से लैंग्वेज में कि सारे बॉन्ड्स 100% आयनिक नहीं हो सकते, उनमें कुछ कैरेक्टर कोवेलेंट होता ही होता है। समझ में आई क्या बात? अब कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है, यहां सीसी में लिखूंगा, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। अब देखो पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी हम आगे समझेंगे। पोलराइजेबिलिटी क्या लिखा है हमने कि कोवेलेंट कैरेक्टर हर किसी बॉन्ड में प्रेजेंट होता ही होता है, भले ही वो थोड़ा सा परसेंट में हो, बट 100% आयनिक बॉन्ड को हम नहीं बोल सकते, ठीक है? तो अब ये जो पॉइंट हमने लिखा है, क्या लिखा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। अब ये दोनों क्या होते हैं, डाल लो यहां पर, हेडिंग आपका बना लो इसको, पोलराइजेशन है ना। देखो पोलराइजेशन क्या होता है, सिंपली मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट है इसका पोलराइजेशन, दूसरा हम स्टडी करते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो फर्स्ट पोलराइजेशन का आपको डेफिनेशन सिंपल सा लिखना है, इट इज द पावर ऑफ केटायन टू polarize anion, पावर टू पोलराइज एनायन। क्या बोला यहां पर, केटायन जो बनेगा ना, जब भी हम बात करते हैं एक आयनिक बॉन्ड की, तो आयन में आयंस का फॉर्मेशन होता है ना। सपोज आपको यहाँ पर कोई पार्शियली पॉजिटिवली एटम है और एक ये एटम है, और इन दोनों के बीच बॉन्ड था, किसके बीच, इस बी के बीच जो कि पार्शियली नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या है, दिस इज आयनिक बॉन्ड। अब इनमें ये जो केटायन है, इसकी पावर इसको पोलराइज कराने की, एनायन को, उसको क्या कहते हैं हम, पोलराइजेशन, है ना। अब दूसरा लिखते हैं पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। देखो सेकंड लिखेंगे आप पोलराइजेबिलिटी, इसका क्या मतलब, इट इज द ability of anion to get polarized, बात समझ में आ गई क्या? सिंपल पॉइंट में बता दिया मैंने आपको। पहला था पोलराइजेशन, केटायन की पावर किसी एनायन को पोलराइज कराने की पावर, आगे समझेंगे और अच्छे से। पोलराइजेबिलिटी, एनायन की एबिलिटी पोलराइज होने की, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। सिंपल था। अगला चलो आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखो आगे आपको लिखना है फैक्टर्स, है ना। अगला हेडिंग क्या डालेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू polarization and polarizability, दोनों के लिए पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी दोनों को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट डालो, साइज ऑफ केटायन। केटायन के साइज का पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो केटायन बच्चों डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है,
साइज ऑफ केटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ बताता हूं। अगर एटम का साइज जो केटायन है ना, उस केटायन का साइज आपका क्या होगा, स्मॉल साइज, तो वो क्या करेगा, किसी एनायन को, ये जो एनायन है ना, इस एनायन के अंदर में क्या है आपका, ये सपोज इतना बड़ा एनायन है। अब एनायन जरूरी नहीं कि इतना ही बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, उसका साइज, उसके साइज से केटायन के साइज पे इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि केटायन जो है अगर उसका साइज स्मॉल साइज है, छोटा सा साइज है, तो वो क्या करेगा, एनायन के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट करेगा। तो उसमें क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी, मतलब उसमें एक पोलराइजेशन इंक्रीज करा देगा। ठीक है, क्या करेगा कि ये जो केटायन है, इसका साइज अगर स्मॉल रहा तो ये मोर पोलराइजेशन कराएगा। मोर पोलराइजेशन कैसे कराएगा, इसका साइज स्मॉल है, यहां से इजीली ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है। ये जो इसका न्यूक्लियस है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट कर पा रहा है, उसका साइज स्मॉल है। तो इस, ये जो हमने लिखा है, इसका मतलब ये है कि स्मॉल साइज होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो स्मॉल साइज यानी कि साइज आपका डिक्रीज हुआ, देन पोलराइजेशन क्या हुआ, पोलराइजेशन इंक्रीज हुआ। समझ में आई बात। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें किसका, लार्ज साइज का, तो देखो केटायन का साइज हमने इतना बड़ा बनाया, ये आपका केटायन है, यहां पर इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये। अब ये जो है एनायन है, ये एनायन आपका कितना भी बड़ा हो, लेकिन केटायन का जो साइज होगा, उसके ये जो न्यूक्लियस है, इसकी डिस्टेंस अंदर में ही बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। तो केटायन का साइज जो है, लार्ज साइज अगर रहा, लार्ज साइज ऑफ केटायन यानी कि साइज इंक्रीज हो गया, तो पोलराइजेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो पोलराइजेशन आपका क्या हो गया, कम। पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, साइज बढ़ेगा। तो ये तो रही केटायन की बात, है ना। ये केटायन का पॉइंट आपने यहाँ पर जो लिखा है, बस ये इनफ है इसके लिए कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। सेकेंड पॉइंट आपको फैक्टर लेना है, वो है सेकेंड फैक्टर, साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायन। अब बच्चों जब कैटायन इसका इन्वर्सली था, तो एनायन पोलराइजेबिलिटी का क्या होगा, डायरेक्टली। ठीक है, देखो एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी अब देखो कैसे होगा, अगर एनायन का साइज आपका कैसा है, बड़ा है ना। एनायन का साइज अगर छोटा है तो पोलराइजेबिलिटी कम रहेगी, एनायन का साइज बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, AgF, या हमने लिया AgCl, AgBr या AgI। अब बोलो पोलराइजेशन किधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, आई की तरफ, आयोडीन की तरफ, क्योंकि हमने क्या बोला है, आयनिक एटम का जो आयन, एनायन का जो साइज है, एनायन का साइज इंक्रीज होगा, दैट ये इफेक्ट किसको करेगा, सीधा पोलराइजेबिलिटी को, यानी वो साइज इंक्रीज, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज। अब इन दोनों से पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो अगर आपका पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन इंक्रीज होता है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ गई। अब थर्ड पॉइंट डालो आप, चार्ज ऑन केटायन और एनायन। चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन और एनायन। अब देखो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, चार्ज। चार्ज जो है अगर केटायन पे इंक्रीज हो रहा है ना, तब भी उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, एनायन पे इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। तो सीधा सीधा आप ये लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन एनायन और केटायन, देखो एनायन और केटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजेशन। ये है पोलराइजेशन, है ना, और एक और क्या है आपका, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब इस टाइप से, अब इसका एग्जांपल कैसे होगा, देखो ये हटा दूं मैं, एग्जांपल बता देता हूं आपको। अगर हम एग्जांपल लें, यहां लिया हमने BCl2, बोरोन ले लिया हमने BCl2, ठीक है। वैसे हमने यहां पर क्या लिया, सॉरी Be ले लो पहले, BeCl2, यहां लिया हमने BCl3, या इसको हम BF2 कर लें, BF2, और यहां BCl3 कर लिया हमने,
अब यहाँ अगर हम लेते हैं क्या, बोरॉन हो गया, कार्बन, कार्बन CCl4 ले लो, अच्छा क्लोरीन ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर यहाँ लेते हैं BCl2, इधर हमने लिया BCl3, CCl4, तो इस टाइप से अगर हम लेंगे ना तो इनमें क्या होगा, यहाँ देखो यहाँ कितना चार्ज था, +2 चार्ज है यहाँ पर, और हाँ एक और बचा NaCl भी आप ले सकते हो, NaCl ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ +1 चार्ज, -1, यहाँ +2, -2, +3 और -3। अब यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा आपका +4 और -4, यानी कहने का मतलब ये है कि केटायन और एनायन का चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, तो पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजेशन इसका क्या होता जाएगा, इंक्रीज, एंड सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज आल्सो इंक्रीज। बात समझ में आई क्या? अब बच्चों एक और आता है आयनिक पोटेंशियल। अगला पॉइंट आपका कौन सा आ रहा था, 5th वाला आई थिंक, तो वहां हेडिंग डालना है आपको आयनिक पोटेंशियल। अब आयनिक पोटेंशियल क्या होगा, आयनिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय फाई, ये होता है ना फाई, इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली टू साइज। समझ में आई क्या बात? अब देखो इसको कैसा लिख सकते हैं हम, चार्ज को किससे डिनोटेट करते हैं, Q से, और साइज किससे हम R से ले सकते हैं, क्योंकि उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस, यानी ये न्यूक्लियस से तो एटमोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, साइज, रेडियस जिसको बोलेंगे। तो ये इस टाइप से फाई की वैल्यू जो होती है वो साइज के इनवर्सली होती है। अब हमने क्या बोला है, आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो साइज कम होगा, और साइज कम होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, देन कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर भी आपका इंक्रीज होगा बच्चों। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? अब एक पॉइंट आता है सूडो इनर्ट गैस वाला, देखो ये हटा देता हूं मैं, एक एक्सेप्शन टाइप का है वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखो हमने क्या बोला है कि साइज अगर इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन कम होगा, है ना। देखो ये है आपका सपोज Na, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब देखो साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इनका जो ये इनके जो कैटायंस बनेंगे ना, तो कैटायन साइज इंक्रीज हो रहा है, कैटायन साइज इंक्रीज होगा, तो सिंपल है कि पोलराइजेशन भी आपका इंक्रीज होना, वो डिक्रीज होना चाहिए फिर तो, क्योंकि ये साइज के इनवर्सली होता है। बट कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर ऐसा नहीं होता है। मैं अगर यहाँ एग्जांपल लेता हूं, यहाँ एग्जांपल हमने लिया क्या, ZnCl2। अब यहां मैं ले लेता हूं, ये भी 2+ में है, अगर मैं यहां लेता हूं AgCl2 या फिर ZnCl2, और यहां हमने लिया ZnCl2 हो गया। अब इधर क्या आ जाएगा आपका, सपोज हमने लिया कैडमियम, और क्या ले सकते हैं, नीचे आ जाओ Hg ले लो, Hg। देखो अभी यहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो साइज आपका टॉप टू बॉटम, ये ऐसे हम 3D 4D एंड 5D का जो सीरीज पढ़ते हैं ना, इसके लास्ट में आता है आपका Zn, इसमें आता है कौन सा, कैडमियम, और इनमें आता है कौन सा आपका Hg। तो ये जो होते हैं बच्चों, ये साइज आपका टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इनका पोलराइजेशन पावर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया क्या? ये होता है, ये इफेक्ट कौन सा होता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सूडो इनर्ट गैस इफेक्ट। देखो ये पॉइंट आपका जो भी आ रहा है 6 वाला, तो इसको बना लो सूडो इनर्ट गैस इफेक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहां देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आया क्या हुआ? तो 18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, देखो एटमोस्ट शेल में हो जाएंगे ना, इनके ये 2+ में जाएगा, तो इसके ये जैसे Zn 2+ में जा रहा है, तो इसके 4s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट कर दिए इसने, तो 4s में 0 है। अब देखो 3D में क्या है, 10 है पूरे, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड है। आउटरमोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, आउटरमोस्ट शेल जो है इसकी फुलफिल्ड है, तो फुलफिल्ड होने की वजह से इनका जो साइज इंक्रीज होगा, बट वहां क्या होगा, पोलराइजेशन पावर भी इंक्रीज होगी। अब एक चीज और हो है, एक चीज क्या है कि इनके जो लास्ट जो ऑर्बिटल जो शेल होगी ना लास्ट, उस शेल में जैसे अगर 3D है, अब 3D में 10 है, ये फुलफिल्ड है, तो ये फुलफिल्ड होगा ना, तो इनके न्यूक्लियस का ये जो अंदर वाली जो पावर हमने पढ़ी थी शील्डिंग इफेक्ट, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से
इनसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम जेड इफेक्ट भी बोलते हैं, जेड इफेक्ट बोलते हैं। अब क्या होता है, यहां जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स रहता है, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब सीधा सीधा बच्चों हमने पढ़ चुके हैं ये बात कि अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो ये इफेक्ट आपका जेड इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, ड्यू टू, देखो इसमें भी आप चाहो तो लिख सकते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऐसी यानी कि शील्डिंग पावर डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होगी तो शील्डिंग पावर डिक्रीजेस, देन ENC इंक्रीजेस, ENC इंक्रीज हो जाएगा, देन कोवेलेंट वो पोलराइजेशन पावर जो है इसकी पोलराइजेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल है बच्चों, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया सूडो इनर्ट वाला, ये भी एक इफेक्ट होता है, ये भी एक आपका फैक्टर होता है जो उसको इफेक्ट करता है पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी को। अब नेक्स्ट आता है लास्ट इसका एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन, है ना। देखो हेडिंग डालना है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन। देखो एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं देखना आपको, सिंपल पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिक्रीज या इंक्रीज होंगे, या उसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो देखना है। देखो मैं यहां लिखता हूं पोलराइज, इफ पोलराइजेशन इंक्रीज, इफ पोलराइजेशन इंक्रीज, है ना, तो क्या क्या डिक्रीज या क्या इंक्रीज होगा। अब देखो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, सिंपल है, एक पॉइंट ये होगा। सेकंड पॉइंट आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर विल आल्सो इंक्रीजेस। अब थर्ड पॉइंट होगा, सपोज आपका क्या ले लिया हमने, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिया जाए तो वो क्या होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही फोर्थ आपका अगर हम लेते हैं लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो रिलीज एनर्जी, अब पोलराइजेशन हो जाएगा तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, वहां पर एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम लेते हैं हार्डनेस, किसी भी जो कंपाउंड बन रहा है उसकी हार्डनेस अगर हम देखें तो पोलराइजेशन की वजह से वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम देखें थर्मल स्टेबिलिटी, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है बच्चों, वो आपकी अगर पोलराइजेशन हो रहा है तो वो भी क्या होगी, डिक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीजेस एंड थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। वैसे ही अगर हम लेते हैं सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, देखो सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट होती है। यानी कि अगर पोलर सॉल्वेंट हुआ तो देखो पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, समझ में, वो कम ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हुआ, ये आपका कैसा हुआ, डिपेंड करता है पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट पे, तो वहां फिर आयनिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम अगला पॉइंट में इधर लिख देता हूं, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है, ये भी डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब देखते हैं बच्चों लास्ट आपका आता है, और ये नाइन्थ वाला डालो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। अब क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड से क्या इफेक्ट आएगा पोलराइजेशन पे, ये हटा दूं मैं इधर से, ये हटा देते हैं, फिर इसको समझते हैं। अब देखो आपने अगर लिया Na2 और हमने तो ये कैसा है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है। वैसे अगर हम लेते हैं हमने लिया यहाँ पर Na2 और इसकी जगह अगर हम लेते हैं क्या MgO, तो ये +2 में है। वैसे अगर हमने लिया क्या Al2O3, तो ये +3 में है। वैसे अगर हमने लिया क्या सिलिकॉन Si, तो ये +4 में है, SiO2, है ना। तो बच्चों यहां क्या हो रहा है, देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, 2 3 4, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, देखो ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज,
तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो होता है इट इज डायरेक्टली समटाइम्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला है मैंने? समटाइम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती जा रही है तो क्या भी इंक्रीज होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। बात समझ में आई क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो सिंपल है, पोलराइजेशन की पावर जो है वो भी आपकी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। पोलराइजेशन इज आल्सो इंक्रीजेस, ये ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आई बात है ना? तो ये हटा दूं मैं, ये यहां तक पॉइंट्स आपके हो गए बच्चों। अब एक लास्ट पॉइंट और बचा है कलर्स, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ कलर जिसको बोलेंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ कलर। देखो ये जो भी पॉइंट आपका 10 11 आ रहा है, हेडिंग डालो इसमें कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर ऐसा डालो, इंटेंसिटी ऑफ कलर। अब देखो कलर ये जो होता है ना, ये भी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक, इट कलर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब इसका कोई एग्जांपल देखें। देखो इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। या सपोज हमने लिया AgCl, AgF ले लो, AgCl, या हमने लिया AgBr, या हमने लिया AgI। अब देखो बच्चों इनका जो पोलराइजेशन है वो क्या हो रहा है? इधर की तरह है, तो पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है, बट पोलराइजेबिलिटी भी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एनायन के साइज के। तो ये पोलराइजेबिलिटी इसकी अगर इधर बढ़ेगी तो क्या होगा? देखो इनके कलर्स किस टाइप से होंगे? ये AgF जो है ये फ्लोराइड होगा आपका, कलरलेस है ना। अगला आपका ये होगा व्हाइट कलर, ये कैसा होगा आपका? येलो कलर। ये येलो कैसा होता है? थोड़ा लाइट होता है ये, ठीक है। अब ये कैसा होगा? इट इज ऑल्सो येलो कलर्ड बट इट इज डार्क येलो कलर। बात समझ में आई क्या बच्चों? अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नोट डाल के लिखवा देता हूं, आप लोग नोट बना लीजिए। देखो ये मैं हटा देता हूं, लेकिन इसका जो ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे कलर जो लिखे हैं, अब देखो यहाँ जो आयोडाइड आपका कलर है, मतलब क्या हो रहा है? किसी भी एक एटम का आयोडाइड जो बन रहा है वो कलरफुल है। इसका मतलब सारे आयोडाइड कलरफुल नहीं होते हैं। समझ में आई क्या बात? तो आपको एक हेडिंग, एक नोट डालना है, ये लिखना है ऑल आयोडाइड्स आर all iodides are not colorful, कलरफुल या कलर्ड ऐसा लिख लो, इसको लिखो कलर्ड। ऑल आयोडाइड आर नॉट कलर्ड, ठीक है। एग्जांपल, NaI आपका कलरलेस होता है, Ki कलरलेस होता है, Cui कलरलेस होता है। ये एग्जांपल्स हो गए इनके कि ये कलरलेस। अब देखो और भी कंडीशंस हो सकती है। क्या कंडीशन होगी कि एक और पॉइंट आएगा। देखो ये एक पॉइंट था, सेकंड ये लिखिए आप, इफ आयोडाइड of an atom iodide of an atom is colorless, then chloride, and bromide of this atom will be colorless। देखो आयोडाइड अगर किसी एटम का कलरलेस बन रहा है ना, तो उसके फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड भी कलरलेस बनेंगे, ठीक है। विल कलरलेस। एक पॉइंट ये बना। अब एक और कंडीशन ये होती है बच्चों, थर्ड वाली कंडीशन फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। बन रहा है पहला केस आपका देखा कि कुछ आयोडाइड्स कलरलेस भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आयोडाइड किसी एटम का कलरलेस है तो उसके फ्लोराइड, ब्रोमाइड भी क्लोराइड भी कलरलेस होंगे। अब थर्ड पॉइंट आप लिखिए यहां पर सिंपल सा, इफ आयोडाइड इज कलरफुल, ब्रोमाइड ऐसे लिखो, आयोडाइड नहीं ब्रोमाइड से लिखो, क्योंकि देखो ब्रोमाइड, इफ ब्रोमाइड इज
कलरफुल या कलर्ड ऐसा लिखो, कलर्ड, देन आयोडाइड विल बी कलर्ड, आयोडाइड विल बी कलर्ड ऐसा लिखो, आयोडाइड विल बी कलर्ड, बट फ्लोराइड, फ्लोराइड एंड क्लोराइड, फ्लोराइड एंड क्लोराइड में, क्लोराइड एंड क्लोराइड में, और देखो यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, पॉइंट हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, में और may not colored of any एटम। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये फजांस रूल तक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब मैं एक बार और बता देता हूं कि अगर किसी एटम का ब्रोमाइड कलरफुल है तो आयोडाइड भी कलरफुल होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि उसका फ्लोराइड और क्लोराइड दोनों कलरफुल हो सकता है वो कलरफुल हो और कलरफुल ना भी हो। तो ये आपका यहाँ तक खत्म हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूबिलिटी। थैंक यू।